उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रेस क्लब में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर के संगठन द्वारा बैठक हो रही है। वहीं पर हम आपको बता दें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयुक्त मोर्चे के तहत यहां पर बैठक हुई है और क्या एजेंडा और क्या उद्देश्य है इस बैठक का, सर बताइए अपने परिचय के साथ। मैं विमेश कुमार मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो हम बैठक यहाँ हमने किया है आज, वो 9 जुलाई की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है ये पहले हमारी प्रस्तावित थी 20 मई को। 20 मई के समय आपको जैसा कि मालूम होगा, उसके कुछ दिन पहले पहलगाम के अंदर एक दुर्घटना हुई, ऐसी घटित हुई, जिसको लेकर के हमारे इमरजेंट जो हमारे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन हैं जो हिंदुस्तान के पैमाने पे काम करते हैं, उन्होंने इसको उस समय करना उचित नहीं समझा और उसकी प्रस्तावित डेट 9 जुलाई करी। जो मुख्य हमारी डिमांड है इस 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर के, वो है 4 लेबर कोड। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जिस समय पूरा विश्व कोविड नाम की एक त्रासदी से गुजर रहा था, उस समय इस जो केंद्र की मोदी सरकार है, इसने 3 कृषि के काले कानून लाए थे और 4 लेबर कोड लागू किया था, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मोहर लग करके पूरी तरीके से उनको था कि वो लागू कर देंगे। लेकिन हमारे संघर्ष और आंदोलन हुए, जिसकी वजह से वो अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन लगातार वो प्रयासरत हैं और वो इसी उसमें है कि हम इसको किसी भी तरीके से लागू करके जो हमको सुविधाएं, जो 4 लेबर कोड के अंदर जो ये 29 कानून है जिसको ये समाप्त करना चाहते हैं, उसके तहत जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं उसका ये खात्मा करना चाहते हैं। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से सीटू के द्वारा भी इस बैठक में कहीं ना कहीं आह्वान किया जा रहा है, तो क्या ये 2 ही संगठन है कि और भी अन्य संगठन है जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हो? मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्रेड यूनियन संगठन हैं, बीएमएस संगठन को छोड़ करके 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, वो सारे इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा हमारे किसानों के जो संगठन हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के पैमाने पे जो राज्य कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके जो संगठन हैं, वो लोग भी, बैंक है, LIC है, ये लोग भी इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। तो हड़ताल का स्वरूप क्या रहने वाला है? किस तरह से तहसीलवार करेंगे, जिलेवार करेंगे, या जो है कहीं नई दिल्ली चयनित? अभी ये जितने भी हिंदुस्तान के पैमाने हैं, वहाँ पैमाने पे ये हर ज़िले के अंदर पूरी तरीके से हड़ताल को करने का काम किया जाएगा। सभी संगठन अपने अपने हिसाब से करेंगे और उसके बाद जहाँ पे हमारा संयुक्त मोर्चा आंदोलन होगा, वहाँ पे भी इस तरीके उसके अंदर भी हमारी शिरकत होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सीटू के भी महामंत्री, सर क्या कहेंगे किस तरह से राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है पूरे भारत में आप लोगों के द्वारा की जा रही है और किस तरह से किन किन क्षेत्रों में, जैसे तहसील है या आवास पहुंचाने के लिए अपनी मांगों की कितनी सूत्री? ऐसा है कि इसमें हमारे देश के जो भी मजदूर वर्ग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबकी मांगें शामिल हैं। उसमें से मजदूरों की मुख्य मांगें हैं न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया से कम न हो, 4 श्रम संहिता वापस हों, किसानों के लिए जो फसलों का MSP है उसकी कानूनी गारंटी हो। इन तमाम मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच दोनों ने आह्वान किया है। किसान ग्रामीण हड़ताल करेंगे और मजदूर औद्योगिक हड़ताल करेंगे। हड़ताल सब लोग अपने अपने संस्थान में करने के बाद अपने अपने संस्थान के गेटों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो लोग ज़िले के लोग होंगे, ज़िलों में आमतौर पे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर के या श्रम विभाग के कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सर कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोगों की? इसमें हमारी लगभग 15 सूत्री मांग पत्र है। अच्छा, तो क्या लगता है कि 15 सूत्री में से अगर कुछ भी 2, 4, 5 भी मांगे पूरी हो गई तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा कि अनवरत चलता रहेगा? नहीं, अगर हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम क्यों करेंगे? नहीं, पूरी नहीं, जैसे 10 हमारी देखिए, हमारी मांग पर अगर पूरी हो जाए तो हम क्यों हड़ताल करेंगे? ये तो हड़ताल हम इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हम सरकार से कह रहे हैं कि अभी उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2014 में वेतन पुनरीक्षण हुआ था, न्यूनतम वेतन, ये 2019 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 में हम पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ।
तो हमारी जो मांगे हैं अगर सरकार मान लेगी तो हमको हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं। तो सर के जो 15 सूत्री मांगे हैं कि जैसे कि चुनाव भी करीब है, उत्तर प्रदेश का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं कि सिर्फ अपनी आवाज़ को पहुंचाकर धरना जो है बंद हो जाएगा? नहीं, हम आप सरकार के नीतियों के खिलाफ कैंपेन करते रहेंगे, अपने आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये सरकार केवल वोट से जरती है, वोट से डरती है। आपको याद होगा जब किसानों के लिए 3 कानून बनाई थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आने वाला था, सरकार ने समझा किसान नाराज़ हो जाएगा, इसलिए उसने तीनों कृषि कानून उस समय रद्द कर दिए और कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो अगर मजदूर वर्ग अपने आंदोलन को नए ऊंचाइयों तक ले जाएगा तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार अपनी नीतियों को बदलेगी। तो यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानेंगे सर किस तरह से इस बैठक में भूमिका निभा रहे हैं और क्या यानी कि सरकार से आह्वान। देखिए, सरकार से जो हम लोगों का आह्वान, हमने उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है, और हमारी 85 इकाइयाँ हैं। हम लोगों के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अपने जो काम के तरीके हैं, उन काम में बहुत से दबाव हैं, बहुत से तरीके हैं। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा दबाव आ रहा है कि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो सरकारी अस्पताल हैं जिसके अंदर प्रवेश हमारा जो है रोक दिया गया है। जबकि मैजिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के तहत हमको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर ये निहित करता है कि मैं उन अस्पतालों में जाके डॉक्टरों से बात करूँ। हम वहाँ पर दवा बेचने नहीं जाते हैं, दवाओं के जो कार्यकारी प्रभाव हैं और उसके गुणकारों को हम उनको बताने जाते हैं। अनुद्देश्य निरुद्देश्य पता नहीं किस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको जो है उन लोगों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर जाने से रोक दिया गया। क्या उनके पीछे अवधारणा है मुझे नहीं मालूम। विगत दिनों में हम मिले भी थे जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी से, उन्होंने भी उसको मानने से इनकार किया था। हम लोगों ने कहा था कि कुछ निहित समय हम लोगों को दे दिया जाए जिसके तहत हम लोग अपनी दवाइयों के बारे में बताएँ और बीमारियों की बातें बताएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आज की तारीख में आपके पास नहीं है। दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हो सकती हैं, जो दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं वो आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो बीमारियों के बारे में जो इंडिकेशन है वो हम ही लोग बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक और पहलू है इस मामले में, जो क्योंकि दवाइयों के बारे में हम ही लोग बता सकते हैं। अगर हम देखें कि दवाइयों के संबंध में आज से 50 साल पहले एक हाथी कमेटी थी जिसके अंदर कई चीज़ों के साथ एक प्राइसिंग को लेकर दवाइयों की कीमत कितनी होनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में भी रिकमेंडेशन है। लेकिन ना तो पिछली सरकार ना ये सरकार, मौजूदा सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से, वो अपनी ही मनमानी करती रहती है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ले करके अनदेखी कर रही है। बिल्कुल अनदेखी कर, जनता की आवाज़ को अनदेखी कर रही है। स्वास्थ्य एक प्राइम चीज़ है मनुष्य के लिए। स्वास्थ्य एक बहुत, आप अस्पताल में रुकने के लिए किसी अस्पताल के कमरा अगर लिया है उस पर जीएसटी क्यों लगाएंगे? दवाई स्वास्थ्य के ऊपर आप जीएसटी क्यों लगाएंगे? भले आप 3% लगाए या 5% लगाए, आप कहते हैं कि मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी। एक महंगी दवाई अगर इम्पोर्ट होके आती है, आपने अगर उसको 10% से अपने 1% कर दिया तब भी वो 10,000 के बराबर होती है। तो जो फाइनेंस लोड है वो तो उसमें आता है। दूसरी चीज़ एक और एक बहुत छोटी सी बात मैं आपके सामने, अगर जनता के सामने आप लोग अगर उसको कैंपेन कर पाएँ कि जो जिस चीज़ को प्रमोट करती है आज की तारीख में, जन औषधि हमने कर दी है, जन औषधि कर दिया। अभी अगर आज हिंदुस्तान के अंदर देखें तो जेपी नड्डा जी का भी एक कमेंट कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई हैं तो आपने कीमत क्या किया है? उसकी कीमत, किस कीमत पे आपने सुविधाएं बढ़ाई हैं? आज राजस्थान के अंदर तमाम मेडिकल कॉलेज अब प्राइवेटाइज में लेके चले जा रहे हैं। अगर प्राइवेटाइज जाएंगे तो उसका मुनाफा अपना होगा, वो मुनाफे के साथ ही होगा। यानी जन स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य की कीमत आप लेना चाह रहे हैं, जीएसटी के रूप में आप लेना चाह रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं? जन औषधि आप कह रहे हैं। अगर जन औषधि में आप सस्ती दवाई दे रहे हैं तो इतनी केमिस्ट की दुकानों में क्यों नहीं बिकवाना चाहते हैं आप? वही निहित आप जन औषधि के केंद्र ही क्यों खोलना चाहते हैं? सारी जगह बिकनी चाहिए सस्ती दवाइयाँ तो आपका अगर ये है तो। दूसरी चीज़, एक तरफ आप खुली छूट दे रहे हैं कि 10% जो है आप कीमत बढ़ा सकते हो, दूसरी तरफ आप सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि करते हो। तीसरी चीज़, आप जो पुरानी दवाइयाँ हैं उनको आप जो है आप लिमिटेशन में, प्राइस लिमिटेशन में ला रहे हो। जबकि प्राइसिंग का क्या है कि आज की तारीख में जो कॉरपोरेट वर्ग है, जो प्रभुत्व वाले वर्ग है, जो आज की नंबर 1 कंपनियाँ देखिए, जिस तरह से लेबर कोड के बारे में बात किया, वो कहती है कि हमारे ऊपर जो प्राइसिंग हो रही है उस प्राइसिंग में बड़ा दबाव है, हम इसमें मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इतना मुनाफा होने के बाद भी वो कहती है कि हम मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके, और आज अगर दूसरे इंडस्ट्री में तो दूसरी तरह की समस्याएं हैं,
जहां हमारी प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कानून नहीं लागू होना चाहिए, कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा किसी उसमें दवाई उसमें, किसी भी तरह का श्रम कानून लागू नहीं कर होने देंगे हम। मिनिमम वेज बोर्ड भी आप जो है सही तरीके से नहीं चलाने चाहते हैं, तो आप मिनिमम वेज कहाँ से देंगे आप? कहीं ना कहीं ये हड़ताल जो है जनहित में जाने वाली। बिल्कुल जनहित के लिए है, बिल्कुल जनहित में है, और ये जनता की आवाज़ है। अगर स्वास्थ्य अगर आज की तारीख में आपके पास नहीं है, और स्वास्थ्य की जिस तरह से आप मेडिकल कॉलेज के अंदर देखें कितने कम डॉक्टरों के बीच में 3000, किस तरह से एक डॉक्टर जो है काम करता है, आप देखिए कि 3000 से 5000 के बीच में वहाँ पर आउटडोर पेशेंट आता है, और किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर हैं। नहीं दे सकते आप उस तरह से। आप अगर पैरा मेडिकल कॉलेज अगर आप नहीं खोलेंगे, अगर सरकारी, आप दूसरा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलना चाहते? आप क्यों प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं? आप क्यों प्राइवेट सरकारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दे रहे हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सेंटर यूनियन ऑफ ट्रेड यूनियंस के, जहां पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संगठन के द्वारा ये बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रेस क्लब में आयोजित हुई, जहां पर इन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया किस तरह से जनहित के कार्य लंबित कर रही है सरकार। वहीं इसको लेकर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगी 9 जुलाई को हर तहसील, हर जिले में। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।